गुरु सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। इस टेंस के 5वें और अंतिम भाग में हम चलेंगे रूल्स ऑफ टेंस। रूल्स का जो पीडीएफ है आप उसको उसमें दिया जाएगा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देखिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट। माय फादर returns from office at 4:30. He usually comes late. Always tell a lie. Milk is white. 4 and 6 is 10. इस एग्जाम्पल से आप देखेंगे कि इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया है। तो कौन से नियम के तहत इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया गया है? तो कहता है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। यह जो है सत्य कथन है, जिसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। माई फादर रिटर्न्स फ्रॉम ऑफिस एट 4:30। इनका दैनिक रूटीन है। ही यूजुअली कम्स लेट। कम्स लगा हुआ है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों बनाया गया? क्योंकि यह इससे इसका आदत हैबिट का बोध कराता है। यू ऑलवेज टेल ए लाई। इसका आदत या स्वभाव को दर्शाता है। मिल्क इज वाइट, यह एक सत्य कथन है। 4 and 6 is 10, यह भी सत्य कथन है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि वाक्य से सत्य कथन, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, दैनिक रूटीन, डेली रूटीन, आदत या स्वभाव, इनको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करते हैं। ये पहला रूल। अब अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे। राम इज लर्निंग इंग्लिश नाउ। इस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्यों बनाया गया? इसका रूल है, यदि वाक्य में नाउ लगा हुआ रहे तो नाउ जैसा शब्द आपको रहेगा। नाउ, दिस टाइम,
दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ ए डेज, यदि ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग रहे, आपको पीडीएफ में लिखा हुआ है कि कौन कौन सा शब्द नाउ रह सकता है, दिस टाइम, दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ ए डेज। यदि वाक्य में इसका प्रयोग किया गया हो तो समझिए कि उस वाक्य से वर्तमान में कार्य के जारी रहने का बोध होता है, इसलिए इस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया जाता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, he has not eaten yet। इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बनाया गया? तो इसमें भी आपके कुछ शब्द हैं, इसे येट का मतलब होता है अभी तक, येट का मतलब होता है अभी तक। तो ऐसे शब्द रह सकते हैं येट, टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब होता है अभी तक, तो येट, टिल नाउ, सो फार। यदि वाक्य में लगा हुआ हो तो वैसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। तो इसमें रूल यह आया कि यदि वाक्य में येट, टिल नाउ, सो फार लगा हुआ हो तो वैसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, he has lately या रिसेंटली रिटर्न। अब देखिए यह वाक्य हैज प्लस V3 लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया गया है। इसका क्या नियम है, क्यों बनाया गया प्रेजेंट परफेक्ट में? तो कहता है कि यदि वाक्य में लेटली या रिसेंटली लगा हुआ हो, दोनों का मतलब होता है हाल में ही, इसे वह हाल में ही लौटा है। तो यदि वाक्य से या वाक्य में लेटली या रिसेंटली का प्रयोग किया गया हो तो वैसे वाक्य को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाते हैं। अगला एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे, he has just eaten। देखिए इस वाक्य को भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया गया है, हैज प्लस V3। इसका क्या नियम है, सीधा याद रखना है कि यदि वाक्य में जस्ट का प्रयोग किया गया हो तो वैसे वाक्य को भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। तो जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। लेकिन एक याद रखिएगा कि अभी अभी का अंग्रेजी होता है जस्ट नाउ। भी जस्ट नाउ का मतलब भी होता है अभी अभी। इसका मतलब हुआ जस्ट का मतलब भी अभी अभी और जस्ट नाउ का मतलब भी अभी अभी, लेकिन टेंस में अंतर होता है। जब जस्ट का प्रयोग करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, लेकिन जस्ट नाउ का जब प्रयोग करेंगे तो ही केम हियर, V2 हो गया, मतलब जस्ट नाउ का प्रयोग सिंपल पास्ट में करेंगे। दोनों का स्थान में भी अंतर है। जस्ट का प्रयोग हैज के बाद
और मेन वर्ब के ठीक पहले आता है, जबकि जस्ट नाउन का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। तो यहां पर आपने अंतर देखा जस्ट और जस्ट नाउ का। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, हैव यू एवर सीन दिस फिल्म। इंट्रोगेटिव वाक्य है, जब आगे निकला हुआ है, वर्ब का तीसरा रूप है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट वाला वाक्य है और इंट्रोगेटिव है। तो इस वाक्य में एक शब्द आया है एवर। एवर का मतलब कभी भी। तो एवर यदि वाक्य में हो तो उस वाक्य के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वाक्य इंट्रोगेटिव होता है, मतलब एवर का प्रयोग इंट्रोगेटिव वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही किया जाता है। इसको याद रखना। अब अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आई मेट राम यस्टरडे। I got your letter 5 days ago. India became free on 15th of August. अब इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब सभी वाक्य सिंपल पास्ट में है। क्या वजह है? बीता हुआ समय, जैसे यस्टरडे कैसा समय? बीता हुआ समय। 5 days ago 5 दिन पहले, मतलब बीत गया है। 5 days ago, 5 years ago, 10 days ago, यह भी बीता हुआ समय है। और इंडिया आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। यह कैसा समय? यह भी बीता हुआ समय है। बीता हुआ समय है। तो इसमें रूल क्या रहा है कि यदि वाक्य में बीता हुआ समय का प्रयोग किया गया हो तो उस वाक्य को सिंपल पास्ट में बनाते हैं। उस तरह से और इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। जेम्स वाट इन्वेंटेड द इंजन। उन्होंने इंजन का आविष्कार किया था। तो कब किया था? वह समय बीत गया। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कब की थी? बीत गया है समय।
तो यदि वाक्य में बीता हुआ समय का प्रयोग किया गया हो तो वैसे वाक्य को भी हम सिंपल पास्ट में ही प्रयोग करते हैं। अब आपको यहां पर पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट में क्या अंतर है, दोनों से कार्य के समाप्त होने का बोध होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है इसको समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे पहला एग्जाम्पल है ही हैज ईटेन। इसका मतलब क्या हुआ, और ही एट, उसी वाक्य को मैंने बनाया सिंपल पास्ट में, तो दोनों में अंतर समझना है कि पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है। जैसे ही हैज ईटन का मतलब हुआ वह अभी अभी खाया है, अर्थात अभी वह कुछ नहीं खाएगा। मतलब ही हैज ईटन का मतलब हुआ कि खाने का कार्य उसका अभी अभी पूरा हुआ है, इसलिए अभी उसको खाने के लिए कहेंगे तो वह नहीं खाएगा। लेकिन ही एट का मतलब हुआ कि उसके खाए हुए कुछ समय बीत गया है, कुछ समय बीत गया है, अर्थात अभी वह कुछ खा सकता है। इसमें पास्ट इनफिनिट में क्या पता लगा कि जो कार्य समाप्त हुआ है वह कार्य समाप्त हुए कुछ समय बीत गए हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट से क्या पता लगा कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। यही दोनों में अंतर है, इसको याद रखने की चीज है। अब अंतर देखिए, गो प्लस टू प्लस प्लेस, और एक आएगा बीन प्लस टू प्लस प्लेस। ये दोनों में अंतर ध्यान रखिए। जैसे एग्जाम्पल में है ही हैज गॉन टू दिल्ली। ही हैज गॉन टू दिल्ली का मतलब हुआ कि वह दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। हो सकता है कि अभी रास्ते में ही हो या वहां अभी अभी पहुंचा हो, लेकिन he has been to Delhi, यहां पर देखिए दोनों में अंतर। हैज गॉन टू दिल्ली का मतलब हुआ दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है, हो सकता है रास्ते में ही हो या अभी अभी दिल्ली पहुंचा हो। लेकिन बीन टू दिल्ली का मतलब हुआ कि दिल्ली वह जा कर करके लौट आया है। मतलब बीन टू दिल्ली का मतलब स्थान पर जाकर लौट आना, मतलब वह दिल्ली गया है, मतलब गया है और वहां जा करके फिर वह लौट आया है, मतलब वह दिल्ली में नहीं है। और इसमें वह दिल्ली के रास्ते में है या दिल्ली में अभी अभी वह पहुंचा होगा, मतलब वहीं पर है, अपने रास्ते में ही होगा या दिल्ली में अभी अभी पहुंचा होगा। लेकिन बीन टू दिल्ली का मतलब हुआ जा कर करके वहां से लौट आया।
प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में एक और अंतर देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में एक और क्या अंतर है देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से। He has lived 5 years in Delhi। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। और दूसरा एग्जाम्पल है पास्ट निफिट में करेंगे तो क्या होगा, He lived 5 years in Delhi। दोनों में अंतर क्या है? He has lived 5 years in Delhi। जब प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसका मतलब कि 5 साल दिल्ली में रह चुका है और अभी भी रह रहा है, अभी भी रह रहा है। जबकि सिंपल पास्ट से हुआ कि वह 5 साल दिल्ली में रहा, अब वह वहां नहीं रहता है, अर्थात अब वह दिल्ली में रहना छोड़ दिया है, अब दिल्ली में नहीं रहता है। यस, माइनटली चीज जो है सो ध्यान रखना है। हैज लिव्ड रह चुका है और अभी भी रह रहा है, और इसमें लिव्ड का मतलब हुआ कि वहां दिल्ली 5 साल रहा, बिता लिया, लेकिन अब वह वर्तमान में वहां नहीं रह रहा है। ये दोनों में ये अंतर है। अगला एग्जाम्पल देखिए। अब इसमें देखना है कि ही इज लिविंग होगा या हैज बीन लिविंग होगा। इसमें देखना है कि वाज लिविंग होगा या हैड बीन लिविंग होगा। और इसमें लगा हुआ है सिंस प्लस समय और फॉर प्लस समय। सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आता है, फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम आता है। यदि वाक्य में, इसका रूल क्या कहता है कि यदि वाक्य में सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग हो तो उसमें जो वर्ब जो आएगा या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो इसमें इज गलत है, क्या होगा, हैज बीन लिविंग। अगर ये पास्ट टेंस में है तो वाज गलत है, क्या होगा, हैड बीन लिविंग। किसके वजह से हुआ, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम यदि वाक्य में लगा हुआ हो तो वैसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए। ही इज की हैज बीन इल फॉर 10 days। I was he had been
ill since last Friday। अब इसमें देखिए कि इज इल लिखें कि हैज बीन इल लिखें, इसमें वाज इल लिखें कि हैड बीन इल लिखें। यह टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब होना क्रिया। तो यदि वाक्य में फॉर प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग किया गया हो तो टू बी वर्ब के रूप में प्रेजेंट में रहे तो हैज बीन हैव बीन और पास्ट में रहे तो हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा, न कि इज आर एम या पास्ट में वाज वेयर का प्रयोग होगा। तो यह नियम हुआ जब फॉर प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम वाक्य में प्रयोग किया गया हो तो टू बी वर्ब के रूप में, इसको टू बी वर्ब कहा जाता है। टू बी वर्ब, टू बी वर्ब का हिंदी मतलब होता है होना, बनना या रहना क्रिया। तो क्वेश्चन लोग पूछ सकता है कि टू बी वर्ब के रूप में जब है तो हम कैसे जानेंगे कि यह टू बी वर्ब है। यहां पर देखिए इज या हैज बीन के बाद इल एडजेक्टिव आया है, इसमें भी इल है, एडजेक्टिव है। तो टू बी वर्ब का पहचान है कि टू बी वर्ब के बाद दो चीज ही आ सकता है, या तो नाउन आ सकता है या तो एडजेक्टिव आ सकता है या एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों साथ में भी एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है। यही टू बी वर्ब का पहचान है। कोई पूछे कि टू बी वर्ब के रूप में हम इज आर एम या वाज वेयर को कब समझेंगे, तो टू बी वर्ब को समझेंगे कि यह टू बी वर्ब है जब उसके बाद या तो नाउन रहे या तो एडजेक्टिव रहे या एडजेक्टिव प्लस नाउन रहे। इसे नाउन में ले लेते हैं टीचर, एडजेक्टिव में लिख सकते हैं इल, एडजेक्टिव प्लस नाउन लिख सकते हैं गुड टीचर। यही पहचान है टू बी वर्ब का कि टू बी वर्ब के बाद या तो नाउन आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है या एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, दो सेंटेंस लिख रहे हैं। ही इज वांटिंग टू गो और दूसरा लिखते हैं ही वांट्स टू गो। शायद आप कभी ऐसा नहीं पढ़े होंगे कि इज वांटिंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम प्लस बी फोर, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आप ही इज वांटिंग टू गो आज तक नहीं पढ़े होंगे। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि ही इज वांटिंग टू गो, तो कहेंगे कि कहने में अच्छा नहीं लगता है चाहे अभी तक पढ़े नहीं है। तो ऐसा बात नहीं है, इसमें जानना है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको कहा जाता है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। तो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स में आपको आ सकते हैं नो, वांट, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, अंडरस्टैंड, सी, मीट। ये सब वर्ब एक ग्रुप में आते हैं जिस वर्ब का नाम है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। अर्थात नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहते हैं किसको, वैसे वर्ब्स जिसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। इसलिए वांट जो है
ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब में है, इसलिए यह वाक्य गलत है, क्योंकि प्रोग्रेसिव में इसका प्रोग्रेसिव मतलब जारी वाला वाक्य, और नॉन प्रोग्रेसिव जिसको जारी वाले वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यह प्रयोग जो है ही इज वांटिंग टू गो, यह गलत है। क्या होगा? ही वांट्स टू गो, ये सही है। ऐसा नहीं बना सकते हैं आई एम नोविंग यू, आई नो यू। ही इज लविंग मी, ऐसा नहीं होगा, ही लव्स मी। आई एम हेटिंग यू, गलत है, आई हेट यू। तो जिस वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है उस वर्ब को हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहते हैं, इसलिए यह वाक्य गलत है। कभी कभी क्रिया के अंत में, जैसे सोना क्रिया है तो सोया हुआ है, खड़ा रहना तो खड़ा है, बैठना तो बैठा हुआ है, ठहरना तो ठहरा हुआ है। तो आपको लगेगा कि देखने में आहे लगा हुआ है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट का तो वाक्य नहीं है, लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे कि वह सोया हुआ है, मतलब उसका सोने का कार्य जारी है। खड़ा है मतलब खड़ा रहने का कार्य वर्तमान में उसका जारी है। तो यह सोया हुआ है, खड़ा है, बैठा हुआ है, ठहरा हुआ है, वर्तमान में कार्य जारी है, इसलिए यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4, इससे इसको बनाएंगे, क्योंकि वर्तमान में यह कार्य जो है सो जारी है, तो वह सोया हुआ है। क्या बनाएंगे? ही इज स्लीपिंग। वह खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग। वह बैठा हुआ है, ही इज सीटिंग। वह ठहरा हुआ है, ही इज स्टेइंग। अगर है के जगह पर यहां पर यदि थे थी, सोया हुआ था, खड़ा था, बैठा हुआ था, ठहरा हुआ था लग जाए तो यहां पर यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हटकर सीधे कहां चला जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहां पर इजारम हटा करके क्या प्रयोग करेंगे? वाज वेयर। जैसे वह सोया हुआ था तो क्या लिखेंगे? ही वॉज स्लीपिंग। वह खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग। वह बैठा हुआ था, ही वॉज सीटिंग। वह ठहरा हुआ था, ही वॉज स्टेइंग। तो इस ऐसे थोड़ा सा वर्ब में के अंत में इस ढंग का लगा हुआ हो, सोया हुआ है, ठहरा हुआ है, बैठा हुआ है, ठहरा हुआ है, खड़ा है तो वर्तमान में है, जारी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब था लग जाए तो वह भूतकाल में जारी था, तो पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो यह इस चीज को याद रखेंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी कंफ्यूजन में हो जाता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट में है, था लगा हुआ है तब पास्ट परफेक्ट में है, यह कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जब इस वाक्य को देखेंगे तो लगेगा कि सोया हुआ है, इसका मतलब वर्तमान में कार्य जारी है। सोया हुआ था तो भूतकाल में कार्य जारी था, तो इसलिए इसको हम है लगा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, था लगा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हम प्रयोग करेंगे। अब एक एग्जाम्पल अगला देखिए। I have
बीन नोविंग, कि आई हैव known Rahul for 6 years। आपने पढ़ा है कि यदि वाक्य में फॉर प्लस टाइम, या यहां पर लिख सकते हैं सिंस 2014, यदि वाक्य में फॉर प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम हो तो वाक्य में जो वर्ब होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, आपको पिछले रूल में बताया है। लेकिन इसमें देखिए तो उस नियम के अनुसार तो हैव बीन नोविंग आ रहा है, तो अब नो वर्ब को अभी आपने पढ़ा है कि नो वर्ब है, वांट वर्ब है, लव वर्ब है, हेट वर्ब है, यह नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। तो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का मतलब जिस वर्ब का कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यह तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि यह प्रोग्रेसिव में आ गया। तो नियम इसमें क्या है से इसको फिर से अच्छा से समझिए। यदि वाक्य में फॉर प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग किया गया है और आपका नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग हो, वाक्य में नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग हो, तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो इसमें आपका सही उत्तर हैव नोन होगा। अगर लिव वर्ब होता तो लिव तो प्रोग्रेसिव वर्ब है तो आ जाता आई हैव बीन लिविंग, लेकिन इसमें नो वर्ब लाया जो कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। आपको पीडीएफ में सबका लिस्ट दिया हुआ है कि नॉन प्रोग्रेसिव कौन कौन सा वर्ब है, तो पीडीएफ जब लोड करेंगे तो आप उसमें पूरा लिस्ट उसको देख लेंगे कि कौन कौन सा नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स है। तो यदि वाक्य में फॉर प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग हो तथा उस वाक्य में नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग हो तो वैसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के अनुसार एज या हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। The patient had died before the doctor came। पहला एग्जाम्पल। दूसरा, the patient died after the doctor had come। और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, when I reached the station the train had started। तीन एग्जाम्पल देखिए। जब टेंस पढ़ा रहे थे तो इसकी चर्चा हमने वहां पर किया था। इसमें दो वाक्य है, द पेशेंट हैड डाइड, बिफोर से जुड़ा हुआ है। दूसरा वाक्य द डॉक्टर केम। इसमें आया द पेशेंट डाइड, आफ्टर से जुटा हुआ है द डॉक्टर हैड कम। इसमें वेन से एक वाक्य है आई रीच द स्टेशन और दूसरा वाक्य है द ट्रेन हैड स्टार्टेड। इसका रूल क्या है? बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट में बना, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट में बना, आफ्टर के बाद सिंपल पास्ट में बना, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट में बना, वेन
के साथ जो वाक्य आया उस सिंपल पास्ट में बना, और इसके बाद जो दूसरा वाक्य आया वो पास्ट परफेक्ट में बना। ऐसा क्या नहीं, इसका रूल है कि यदि दो कार्य भूतकाल में समाप्त हो गए तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो बाद में समाप्त होगा उसको सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। इस रूल को याद रखेंगे कि जब दो कार्य भूतकाल में समाप्त हो गए हों तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसको पास्ट परफेक्ट, तथा जो बाद में समाप्त हुआ उसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे। वही नियम के अंतर्गत है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी का मरना पहला कार्य है, इसको पास्ट परफेक्ट में बना। उसके बाद डॉक्टर आए, ये दूसरा कार्य समाप्त हुआ, सिंपल पास्ट में बना। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, मतलब पहले डॉक्टर आ गए थे, इसको पास्ट परफेक्ट में बना। उसके बाद रोगी मरा, दूसरा कार्य समाप्त हुआ, तो इसको सिंपल पास्ट में बना। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन खुल गई थी, इसका मतलब कि ट्रेन पहले खुल गई थी, उसके बाद में मैं स्टेशन पहुंचा, तो पहला कार्य समाप्त हुआ ट्रेन का खुलना, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बनाए। उसके बाद हम स्टेशन पहुंचे तो इसको सिंपल पास्ट में बनाए। तो इन तीनों वाक्य का क्या रूल था कि जो भूतकाल में दो कार्य समाप्त हुए हों तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त हुआ हो उसको सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा कि यदि बिफोर से जुड़ा हुआ रहेगा तो बिफोर के पहले वही वाक्य आएगा जो कार्य पहले समाप्त हुआ है, और बिफोर के बाद वही वाक्य आएगा जो बाद में समाप्त हुआ है। लेकिन आफ्टर में उलट जाएगा, आफ्टर के पहले वही वाक्य आएगा जो बाद में समाप्त हुआ है, और आफ्टर के बाद वह वाक्य आएगा जो पहले समाप्त हुआ है। इसलिए देखिए पास्ट परफेक्ट में इसको बना है। और वेन के साथ जो वाक्य आएगा वह वाक्य आएगा जो बाद में समाप्त हुआ है, और इसके बाद जो आने वाला वाक्य होगा वह वाक्य होगा जो पहले समाप्त हुआ है। इसको याद रखेंगे। बिफोर के पहले कैसा वाक्य जो पहले समाप्त हुआ, और बिफोर के बाद जो बाद में समाप्त हुआ। आफ्टर में उलट जाएगा, आफ्टर के पहले कौन वाक्य आएगा जो बाद में समाप्त हुआ है, और आफ्टर के बाद कौन वाक्य आएगा जो पहले समाप्त हुआ है। और वेन के साथ कौन सा वाक्य आएगा जो बाद में समाप्त हुआ है, और इसके बाद जो आने वाला वाक्य कौन होगा जो पहले समाप्त हुआ है। तो जो पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त हुआ है उसको सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। इफ he comes late, I shall punish him। पहला एग्जाम्पल देखिए। इफ का मतलब होता है यदि या अगर। इसमें दो वाक्य है। तो इसको स्ट्रक्चर से ध्यान रखिएगा कि इफ वाला वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे जब दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल प्लस V1 का प्रयोग। दोनों तरह से याद रखेंगे। यदि एक वाक्य में विल या शैल मतलब फ्यूचर टेंस में हो तो इफ वाला वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। दूसरा है इफ ही हेल्प्ड मी
आई वुड पास। दूसरा रूल देखिए, इफ वाला वाक्य कौन टेंस में है? सिंपल पास्ट में, V2 है। तो दूसरा रूल याद रखेंगे कि इफ वाला वाक्य को सिंपल पास्ट में बनाएंगे यदि दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड का प्रयोग हो, वुड या कुड प्लस V1 का प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतर वुड का ही प्रयोग आता है। तीसरा प्रयोग देखिए, इफ ही हैड हेल्प्ड मी। इसका मतलब इफ वाला वाक्य कौन टेंस में है? देखिए पास्ट परफेक्ट में है। इफ वाला वाक्य को पास्ट परफेक्ट में कब बनाएंगे? जब दूसरा वाक्य में क्या लगा हुआ है? I would have passed। दूसरा वाक्य में क्या है? सब्जेक्ट के बाद would have लगा हुआ है। have लगा हुआ है तो भर किसा रूप में आ जाएगा। ये तीन बात पहले याद रखिए। इफ वाला वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे कब? जब दूसरा वाक्य में विल या शैल लगा हुआ है। इफ वाला वाक्य को सिंपल पास्ट में कब बनाएंगे? सिंपल पास्ट में कब बनाएंगे? जब दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड लगा हुआ हो या कुड भी लगा हुआ हो। अधिकतर वुड से ही यहां पर प्रयोग किया जाता है। इफ वाला वाक्य को पास्ट परफेक्ट में कब बनाएंगे? यदि दूसरा वाक्य में वुड हैव लगा हुआ हो। अब इसको दोनों तरह से याद रखिए। इफ वाला वाक्य यदि सिंपल प्रेजेंट में हो तो दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आएगा। यदि इफ वाला वाक्य सिंपल पास्ट में है तो दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड या कुड का ही प्रयोग होगा। यदि इफ वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में हो तो दूसरा वाक्य में वुड के साथ हैव निश्चित रूप से लग करके आएगा। और चौथा प्रयोग देखिए, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। ऐसे तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, यहां पर वेयर का प्रयोग क्यों हुआ? कहता है कि यदि मैं चिड़िया हूं तो चिड़िया होने का वह क्या करता है? कल्पना करता है। तो नियम है कि यदि इफ वाले वाक्य काल्पनिक हो, काल्पनिक हो तो यहां पर कोई भी सब्जेक्ट के बाद वेयर का ही प्रयोग होगा और दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड का प्रयोग हो जाएगा। अब नोट में इफ के साथ काल्पनिक वाक्य इसका प्रयोग समझेंगे। इफ के साथ काल्पनिक वाक्य दो तरह का होता है। इसे पहला कहा कि यदि मैं चिड़िया हूं तो मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊं। एक वाक्य हुआ, यदि मैं चिड़िया हूं तो मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊं। इस काल्पनिक वाक्य को बनाने का तरीका है, स्ट्रक्चर से याद रखिएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट रहे वेयर का ही प्रयोग होगा।
क्योंकि इफ वाला वाक्य काल्पनिक हो तो उसमें वाज या वेयर का प्रयोग कहेगा तो सिर्फ वेयर का ही प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेयर प्लस नाउन, तो के लिए कॉमा। अब दूसरा वाक्य होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो क्या बनेगा, यदि मैं चिड़िया हूं, इफ आई वर ए बर्ड, तो के लिए कॉमा, आई वुड फ्लाई टू यू। यहां पर देखिए, यदि मैं चिड़िया हूं। दूसरा वाक्य देखिए, यदि मैं चिड़िया होता, हूं के यहां पर हो गया होता, तो मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाता। तो इसका स्ट्रक्चर होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, होम तो वेयर, होता तो हैड बीन प्लस नाउन। अब दूसरा वाक्य में क्या अंतर हुआ से देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यहां पर वुड था, इसमें वुड हैव हो जाएगा, वुड हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप। दो तरह का काल्पनिक वाक्य याद रखना है। होम के जगह पर बनू भी रह सकता है, बनू। होता की जगह पर बनता भी, एक ही बात होगा। तो यदि मैं चिड़िया होता तो क्या बनाएंगे, इफ आई हैड बीन ए बर्ड, तो के लिए कॉमा, आई वुड हैव। अब फ्लाई का तीसरा रूप होता है फ्लोन, FLOWN, फ्लोन टू यू। तो इफ के साथ एक काल्पनिक वाक्य को याद रखना है। अब अगला एग्जाम्पल में चलते हैं। हेयर या देयर से सब्जेक्ट शुरू रहेगा, हेयर या देयर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। कम या कम्स द बस, और उसमें एक्सक्लामेशन का चिन्ह दिया हुआ है। इसका मतलब यह वाक्य जो है सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है। तो यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हेयर या देयर से शुरू हो तो उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। तो उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, मतलब V1 या V5। इसे ध्यान देंगे, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हेयर या देयर से शुरू हो, उसका सब्जेक्ट हेयर या देयर हो, तो उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। तो कम होगा या कम्स होगा, जो उसके अंत में जो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, उस सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब को रखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, द बस, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार कम्स। हेयर या देयर कम्स द बस। एक और एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। हेयर या देयर गो होगा या गोज योर फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। तो सब्जेक्ट कौन है, यहां पर जो नाउन आ रहा है, यहां पर यह नाउन, ये जो नाउन आएगा, अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर नाउन प्लूरल है, यहां पर नाउन सिंगुलर है, एस मतलब सिंगुलर, पी का मतलब प्लूरल, तो नाउन प्लूरल है
तो इसके अनुसार भर भी प्लूरल होगा, तो आंसर क्या होगा? गो। तो हेयर या देयर गो योर फ्रेंड्स। अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। Why he was teaching Mohan called him। तो आपको while के साथ आने वाले वाक्य को पूछेगा कि किस टेंस से बनाएंगे। तो बिल्कुल याद रखिए, while वाला वाक्य हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। कौन टेंस में? पास्ट कंटिन्यूअस। उलट के भी आ सकता है, मोहन कॉल्ड हिम व्हाइल ही वाज टीचिंग। तो सीधा इसमें याद रखिएगा कि व्हाइल वाले वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। अगला एग्जाम्पल लीजिए। I wish would that if only oh that that। इस सभी का मतलब होता है काश। अब इसके साथ जो वाक्य आएगा उसमें दो बात याद रखना है। पहला चीज कि हमेशा इसके साथ पास्ट टेंस का ही प्रयोग होगा। इसके साथ आई विश, वुड दैट, इफ ओनली, ओ दैट सभी का मतलब काश। अब इसके साथ पहला रूल याद रखना है कि हमेशा पास्ट टेंस का ही प्रयोग होगा। और दूसरा रूल, यदि वाज या वेयर का प्रयोग करना है, वाज या वेयर के साथ नाउन रहेगा, तो वाज या वेयर, जिसको वर पढ़ते हैं, वाज या वर का प्रयोग करना है तो किसी भी सब्जेक्ट के रहने पर यहां पर हम वर का ही प्रयोग करेंगे, न कि वाज का, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, क्योंकि इस वाक्य से काल्पनिक भाव व्यक्त होता है। अब एग्जाम्पल लिख के चलते हैं। आई विश आई हैव की हैड पास्ड। पहला एग्जाम्पल। दूसरा, वुड दैट। आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं, सभी का अर्थ एक ही होता है। वुड दैट I was की were a bird। इसके हम नियम लिखा है। इसके साथ आने वाले वाक्य में दो रूल याद रखना है। इसके साथ जो भी वाक्य आएगा वो पहला पास्ट टेंस में बनेगा। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, आई विश आई हैव पास्ड की आई हैड पास्ड। तो हैव तो प्रेजेंट में है, हैड पास्ट में है, तो हैड होगा यहाँ पर आंसर। और दूसरा बताया कि वाज या वर का प्रयोग करना हो तो सिर्फ वर का ही प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? वर हो। यह काल्पनिक वाक्य था। इसी तरह का एक और रूल में देखिए, ही स्पीक्स एज इफ या एज दो। ही स्पीक्स एज इफ या एज दो, ये दोनों का मतलब होता है मानो। ही हैज या had he had known everything।
walks as if, या as दो भी रह सकता है, he knows या knew everything. और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, he speaks as if he was या were a drunkard. ड्रंकार्ड का मतलब होता है पियक्कड़। ड्रंकार्ड का मतलब पियक्कड़। तो अब देखिए इसमें रूल कहता है क्या कि एज इफ या एज दो से वास्तविकता व्यक्त नहीं होता है। जैसे वह चलता है मानो वह बाघ हो, तो बाघ तो है नहीं, इसलिए इसके प्रयोग से वास्तविकता व्यक्त नहीं होता है। तो इसमें दो रूल याद रखना है कि एज इफ या एज दो के साथ हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग हो, यही रूल है, हमेशा पास्ट टेंस का ही प्रयोग होगा। और यदि वाज या वेयर का प्रयोग करना हो तो सिर्फ वेयर का ही प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी। तो अब देखिए, he speaks as if या as though he has या had known everything। तो देखिए had तो प्रेजेंट में है, had पास्ट में है, इसलिए आंसर इसमें had होगा। अब he walks as if he knows या he knew everything। knows तो प्रेजेंट में है, इसलिए न्यू पास्ट में है, इसलिए न्यू होगा। और he speaks as if he was या were a drunkard। अब देखिए was या were का प्रयोग करना है, तो कोई भी सब्जेक्ट रहने पर हम सिर्फ यहाँ were का ही प्रयोग करेंगे। तो as if या as though से दो रूल, इसके साथ आने वाले वाक्य को पास्ट टेंस में ही बनाएंगे, यही नियम है जो कास्ट में था, पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। और यदि was या were का प्रयोग करना हो तो सिर्फ वर का ही प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। ऐसे तो यहाँ ही के अनुसार तो वाज होना चाहिए था, लेकिन वर का प्रयोग किए क्योंकि एज इफ या एज दो से वास्तविकता का भाव व्यक्त नहीं होता है। इट इज टाइम या इट इज टाइम की जगह पर रह सकता है इट इज हाई टाइम, या इसके जगह पर रह सकता है इट इज अबाउट टाइम। अब बिल्कुल याद रखना है कि इन तीनों के बाद अर्थ एक ही होता है, तीनों का अर्थ होता है यह सही समय है, यह सही समय है। इसके बाद जो भी वाक्य आप बनाएंगे वो सिंपल पास्ट में बनेगा, इसको याद रखना है, सिंपल पास्ट में इसके साथ। तो इट इज टाइम यू लर्न या लर्नड इंग्लिश। तो लर्न तो प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट इनफिनिट में, लर्न पास्ट इनफिनिट में है या सिंपल पास्ट। तो इसके साथ इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे तो सही आंसर होगा लर्न। इसको याद रखना है। अब इसमें देखिए इट इज द फर्स्ट, फर्स्ट रहे, सेकेंड रहे, थर्ड रहे, फोर्थ रहे, फिफ्थ रहे, टाइम।
अब इसके साथ किस टेंस का प्रयोग होगा इसको ध्यान दें। अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के साथ इसमें टाइम का प्रयोग किया गया हो तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये दोनों में कंफ्यूजन न। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ किस टेंस का प्रयोग? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। लेकिन इट इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स यदि टाइम रहे तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, इट इज द फर्स्ट टाइम that I have come here. It is the first time, इसके साथ that लग करके आता है। It is the first time या it is the second time that I have come here. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया। तो ये रूल याद रखना है कि इट इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम के साथ जो वाक्य बनाएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज द बेस्ट फील्ड। अब देखिए, इज जो है टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब के साथ देखिए सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। तो टू बी वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री और इसके बाद जो वाक्य बनाएंगे उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। मतलब टू बी वर्ब प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो आने वाला वाक्य है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट फिल्म आई हैव या आई हैड एवर सीन। तो नियम क्या है कि टू बी वर्ब के बाद यदि सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, गुड का सुपरलेटिव बेस्ट, यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो इसके साथ आने वाले वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव, हैड नहीं होगा, आई हैव एवर सीन। तो ये कंपटीशन लेवल का चीज है, कंपटीशन में पूछता है। अगला एग्जाम्पल में देखेंगे। 5 years have passed since, यहां since का मतलब है जब से, मोहन has gone या went to Delhi। इस बात को ध्यान से देखेंगे। 5 years have passed, ये पहला वाक्य हुआ, जुटा हुआ है बीच में किससे? सिंस से।
इस सिंस का मतलब है जब से। तो इसमें रूल है कि जब से के अर्थ में सिंस के साथ हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। जब से के अर्थ में सिंस के साथ हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब कि हैज गॉन जो है सो गलत है, वेंट यहां पर सही। तो मोहन वेंट टू दिल्ली। तो रूल इसका यही है कि सिंस जिसका अर्थ है जब से, सिंस के साथ आने वाले वाक्य को हमेशा सिंपल पास्ट में ही बनाया जाता है। अगले एग्जाम्पल की ओर हम ध्यान देंगे। कीप क्वाइट, शांत रहो। यह कौन सा सेंटेंस है? कीप क्वाइट जो है सो इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जिस वाक्य से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस तथा प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन का मतलब मनाही, प्रोहिबिशन व्यक्त हो, उस वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यदि आपका पहला जो वाक्य है वो इंपरेटिव सेंटेंस का होगा, तो इंपरेटिव सेंटेंस के बाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसे कहेगा कीप क्वाइट, आई एम listening the news, you keep quiet, don't disturb, don't disturb मनाही वाला बात, don't disturb, I am teaching here। इसका मतलब कि यदि वाक्य पहला वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का हो तो उसके बाद आने वाले वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाया जाता है। लास्ट एग्जाम्पल, जैसे आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट फ्राइडे। अब इसमें ध्यान देना है क्या, यदि वाक्य में आने वाला समय नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर एक ऐसा समय है, आने वाला समय, आने वाला समय का प्रयोग किया गया हो तो वैसे वाक्य को सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। तो आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे कैसा समय है? आने वाला समय। इससे क्या रूप समझ में आया? यदि वाक्य में आने वाला समय का प्रयोग किया गया हो तो उस वाक्य को सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। एक आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे he will have learned English till next March। till until या by का प्रयोग बताए हैं तक के अर्थ में। इसके कौन कैसे समय? निश्चित समय के साथ। निश्चित समय के साथ यदि तक का प्रयोग हो तो उस तक के अर्थ में टिल भी लिख सकते हैं, अनटिल भी लिख सकते हैं, बाय भी लिख सकते हैं।
अब इसमें इस पर ध्यान देना है। यदि वाक्य में टिल, अनटिल या बाय के साथ निश्चित समय का प्रयोग किया गया हो तो उस वाक्य से यह बोध होता है कि कोई कार्य भविष्य काल में इस अवधि, इस समय तक पूरा हो जाएगा। तो इसलिए उस वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। यदि वाक्य में टिल के जगह पर अनटिल या बाय, जिसका मतलब होगा तक, तो टिल, अनटिल या बाय के साथ निश्चित समय का प्रयोग किया गया हो तो यह रूल बताता है कि इस निश्चित समय तक कोई काम भविष्य में पूरा हो जाएगा। तो भविष्य में पूरा हो जाएगा, तो भविष्य का मतलब फ्यूचर, अब पूरा हो जाएगा परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में उसको बनाते हैं। तो इसका जो बनाए फ्यूचर परफेक्ट में, तो ही विल हैव लर्न्ड इंग्लिश टिल नेक्स्ट मार्च। ये याद रखिएगा, निश्चित समय के साथ तक के अर्थ में ये जो टिल का प्रयोग किए हैं, तो इस टिल के जगह पर बाय भी आ सकता है। टिल के जगह पर आप बाय भी लिख सकते हैं या अनटिल भी लिख सकते हैं। अनटिल में UNTIL एक एल, जबकि टिल में TILL होता है। टाइम एंड टेंस के अंतर्गत हम लास्ट एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। यह एग्जाम्पल देखिए, आई शैल हेल्प यू, यह फ्यूचर टेंस में है। दूसरा सेंटेंस, आई शैल नॉट बी सक्सेसफुल, यह भी फ्यूचर टेंस में है। वेन ही, खाली स्थान में ये दो में से कौन सही होगा? आई शैल गो देयर, देखिए इसमें दूसरा वाक्य जो है फ्यूचर टेंस में ही है। वी शैल वेट हियर, यह भी फ्यूचर टेंस में है। तो नियम क्या कहता है कि यदि एक वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो दूसरे वाक्य को किस टेंस में बनाए? तो यह नियम है कि यदि एक वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो दूसरे वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। ये ब्रेन में रख लेना है। यदि एक वाक्य फ्यूचर टेंस में तो दूसरे वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। तो देखिए सब में एक वाक्य फ्यूचर में है तो दूसरा वाक्य सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है उस शर्त पर की। प्रोवाइडेड यू, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा? यू के अनुसार वर्क। आई शैल नॉट बी सक्सेसफुल अनलेस यू, यू के अनुसार सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा? हेल्प। तीसरा, आई शैल गो देयर व्हेन ही, तो व्हेन ही कम्स, प्रेजेंट इनफिनिट में आ रहा है। चौथा, वी शैल वेट हियर, हम लोग यहां इंतजार करेंगे। टिल या अनटिल राम रिटर्न्स की विल रिटर्न, तो हमें बनाना है सिंपल प्रेजेंट में, तो राम के अनुसार रिटर्न्स। तो इस एग्जाम्पल से हमें कौन सा रूल मिला कि यदि एक वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो दूसरे वाक्य को प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही बनाया जाता है। इस तरह से आपका टाइम एंड टेंस का जो रूल था वह समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप पढ़ कर करके अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय देंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।